बच्चों हमारी पहली प्रॉब्लम है द रोल ऑफ कैटेलिस्ट इज टू चेंज। मतलब वो पूछ रहा है कि कैटेलिस्ट क्या चेंज करता है। पहला ऑप्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तीसरा गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन और चौथा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो कैटेलिस्ट होता है वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। इनमें से बताना कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका कायरल होगा। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपसे कायरल का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करा करो, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाओ और ये चेक करो कि किस कंपाउंड के अंदर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। जिस भी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वही कंपाउंड आपका कायरल होगा। तो बच्चों मैं इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई है। देखो ये 1 क्लोरोप्रोपेन की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन ये हो गया, 1 क्लोरोब्यूटेन ये हो गया और 2 क्लोरोब्यूटेन ये हो गया। अगर आप चेक करें तो क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है बच्चे, इस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन किसको कहा जाता है? जिस कार्बन से बॉन्डेड चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम और ग्रुप से लगी होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो एक बॉन्ड तो आपका बना हुआ है इथाइल ग्रुप से, दूसरा क्लोरीन से और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने हैं। तो 2 एटम सेम आ गए कार्बन पे, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। ये भी आपका कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं, सेम ग्रुप आ गए हैं, तो कायरल नहीं होगा। ऐसे ये नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम है। जबकि आप इस कंपाउंड को अगर देखें 2 क्लोरोब्यूटेन के अंदर देखें तो क्लोरीन जिस कार्बन पे प्रेजेंट है इस कार्बन से बॉन्डेड चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं। इस पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है। और जैसे मैंने बोला कि जिस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वही कंपाउंड आपके कायरल होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें बोल रहा है CH3CH2OH, मतलब एथेनॉल दे रखा है आपको, कैन बी कन्वर्टेड टू CH3CHO। इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। मतलब कि एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा जा रहा है। तो बच्चों एल्डिहाइड का एल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और ये कन्वर्जन तब होता है जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जब आप PCC यूज़ करते हैं या फिर एक रिएजेंट होता है PDC यूज़ करते हैं। तो जो आपका एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है 1 डिग्री एल्कोहल ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्डिहाइड में, ठीक है। तो बस ये देख लो बेटा ये रिएजेंट कौन से ऑप्शन में है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रीटमेंट विद PCC। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 4, द IUPAC नेम फॉर। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। तो बच्चों ये है CH3CH2 और ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से आपका CH3 लगा हुआ है। ये बेटा मिथाइल ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन से ब्रांचिंग की फॉर्म में लगा होगा, और फिर नाइट्रोजन से CH2 CH2 CH3 वाला पार्ट लगा होगा। तो इस स्ट्रक्चर को बच्चों मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप इसे भी देखते रहिए। और ये देखिए मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो CH3CH2 लिखा, ये बेटा CH3CH2 लिखा, फिर उसके आगे क्या था आपका नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गया। ये ब्रैकेट में जो CH3 है ये नाइट्रोजन से ब्रांचिंग की फॉर्म में लगाऊंगा। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है CH2 CH2 CH3, ये वाला पार्ट भी नाइट्रोजन से लगेगा, ठीक है। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। अब जिन कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन आता है ना बच्चों, सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसके आसपास आपके एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये एमाइन होते हैं। और एमाइन का जब नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले बेटा हम कार्बन की चेन को सेलेक्ट करेंगे, और कार्बन की चेन वो सेलेक्ट करी जाती है जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन से ये लगी हुई जो चेन है इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। तो मुझे वो कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है, तो ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होगा। ये जो आपका N है ये आपका एमाइन है, ये एमाइन ये फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रोजन है। तो जिधर से ये पास पड़ रहा होगा मैं वहीं से नंबरिंग करूँगा। तो ये 3 कार्बन मैंने सेलेक्ट करे थे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब नाइट्रोजन से लगे हुए ये जो ग्रुप हैं ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं, और हम जानते हैं IUPAC में प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है इथाइल। तो नाम सबसे पहले हम उसका लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है। इथाइल पहले आता है E, और मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है तो M बाद में आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? N इथाइल, मतलब नाइट्रोजन से आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर लिखेंगे N मिथाइल क्योंकि नाइट्रोजन से आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो N इथाइल N मिथाइल। फिर वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का वर्ड रूट है। वर्ड रूट के लिए हम लिखते हैं प्रॉप। वर्ड रूट में जो कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमने
एन लगा दिया। और फंक्शन ग्रुप था हमारा एमाइन, लास्ट में हम फंक्शन ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो ये 1 पोजीशन से लगा हुआ है तो 1 एमाइन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, ये इस प्रॉब्लम में आपको एक ग्राफ गिवन है बच्चों, ठीक है। ए प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एंड टाइम टी इज शोन बिलो, विच ऑफ द गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द ग्राफ। अब यहाँ पर आपको ग्राफ दे रखा है बच्चों। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो वहाँ पर ये ग्राफ मैंने दिया था आप लोगों को। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये बच्चों ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। और मैंने वहाँ पर एक चीज़ बताई थी, अगर यहाँ पर एल एन लिखा होता, यहाँ पर आर के पास में एल एन लिखा होता, तो ये ग्राफ हो जाता फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये अभी जो ग्राफ है बच्चों किसका है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 6, द ट्रीटमेंट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विथ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट गिव्स। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब पहले हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ हो रही है। तो बच्चों इथाइल ब्रोमाइड आपका जो होता है वो होता है CH3CH2Br। रिएक्शन जब हम कराएंगे तो AgNO2, इसी को हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइट। जब ये रिएक्शन होगी तो जो सिल्वर है वो ब्रोमीन के साथ कंबाइन करके बनाएगा आपका AgBr, ठीक है। और ये NO2 जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा CH3CH2NO2। इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोइथीन, ये नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रोइथीन नाम हो जाएगा। अब इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, ठीक है। अब NO2 आपका इथाइल ग्रुप से जुड़ रहा है ना, तो NO2 के लिए नाइट्राइट वर्ड आया था, तो बच्चे क्या करते हैं इसका नाम लिख देते हैं इथाइल नाइट्राइट, और ये ऑप्शन आपका इसके अंदर मिलेगा, देखो इथाइल नाइट्राइट। तो बच्चे ए टिक करके आ जाते हैं, जबकि इसका आंसर जो है वो बी है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। इथाइल नाइट्राइट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH3CH2ONO, ठीक है। और ये वाला कंपाउंड आपका तब बनता है जब हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर मैं KNO2 के साथ कराऊंगा, तो मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि ये KBr के साथ कंबाइन करके KBr बनाता है और NO2 इसके साथ जोड़ेगा। मैंने ये भी बताया कि जो NO2 है आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें 2 डोनर साइट होती हैं। तो जब रिएक्शन होती है NO2 की, तो इस रिएक्शन में NO2 आपका ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है इथाइल ग्रुप के साथ, मतलब ये इस तरह से जुड़ेगा ONO, ठीक है, ONO, और जुड़कर बनाएगा इथाइल नाइट्राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, ये दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जब NO2 जुड़ता है तो उसका नाम है नाइट्रोइथेन, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू कंपाउंड जुड़ेगा तो उसका नाम होगा इथाइल नाइट्राइट। तो ये बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को करना। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, ठीक है बच्चों। अब फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है N/M के, जहां पर M क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है, मतलब मोलैरिटी है, और N का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जिस भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए N/M की वैल्यू कम होगी उसी का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये चलता है। जबकि बच्चों अगर एग्जाम में कभी आपसे बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पर पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, और अगर वो पूछ लेता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इन सब का रिलेशन होता है डायरेक्टली, N/M के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट और एक और होता है वेपर प्रेशर, इन 2 क्वांटिटी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछा है, कल को आपको इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर 2 टर्म ऐसी हैं जिनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है N/M, और बाकी जो टर्म है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको KCl का सॉल्यूशन दिया है 1M का, Na2SO4 का भी, ग्लूकोज का, और AlCl3 का, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो KCl अगर आपका डिसोसिएट होगा तो ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा, मतलब 2 आयंस देगा। तो N की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2, ये जो N है, ठीक है। M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू आप देख सकते हैं सभी के लिए 1 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, N/M करूँगा तो N की वैल्यू 2 और आपका M की वैल्यू 1,
तो ये कितना आ जाएगा 2। ऐसी दूसरा ऑप्शन है Na2SO4, तो यहाँ पर 2 सोडियम आयन मिलेंगे, एक सल्फेट आयन, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब N इंटू एम निकालूंगा तो 3 इंटू 1 3 आ गया। ग्लूकोज आपका डिसोसिएट नहीं होता है तो इसका पार्टिकल आपका 1 ही होगा, और N इंटू एम का जब हम मल्टीपल निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा। AlCl3 आपका डिसोसिएट होगा तो एक एल्यूमिनियम आयन मिलेगा और 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए 4। और जब हम इसका N इंटू एम का मल्टीपल निकालेंगे तो वो आपका 4 आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसके लिए N इंटू एम की वैल्यू कम होगी, और सबसे कम N इंटू एम की वैल्यू किसके लिए आ रही है, ग्लूकोज के लिए, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसका N इंटू एम की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या गया है एग्जाम में, ठीक है। तो अभी तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है बच्चों। अब कैनिजारो रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड्स के अंदर होती है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो यहां पर देखिएगा CHO के पास वाला जो ये कार्बन है बच्चों, ये अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब कि ये एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन रखता है, क्योंकि इसके पास वाला ये कार्बन अल्फा है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। अब इस वाले कंपाउंड को अगर देखें, इस कंपाउंड को मैं खोल के लिखता हूँ, तो ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर खोल के आप लिखेंगे तो इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो CHO के पास वाला जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन होता है। अब देखिए इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, मतलब ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, तो ये नो अल्फा हाइड्रोजन, और ऐसे एल्डिहाइड ही आपकी कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिएगा यहाँ पर CHO के पास वाला ये कार्बन अल्फा, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। CHO के पास वाला ये कार्बन आपका अल्फा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो बाकी में सब में आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके बाद आपका प्रॉब्लम नंबर 9 आएगी, जिसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर बोथ आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर आयन दे रखा है, Ti+4 दे रखा है, CO डाई पॉजिटिव दे रखा है, Fe टाइप पॉजिटिव दे रखा है। इनमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका एक्वस सॉल्यूशन में कलर शो करेगा। ठीक है, अब इनके एटॉमिक नंबर भी आपको दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, ये जितने भी आयंस हैं इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। सबसे पहले मैं कॉपर, टाइटेनियम, कोबाल्ट और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, फिर उसके बाद इनका लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं कॉपर का लिख रहा हूँ। तो देखो बच्चों, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, जो दे भी रखा है आपको। तो मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 3D10 4s1। अब मैं क्या करूँगा, कॉपर +1 आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, इसके बाद इसका लिखा जाएगा। तो +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D10 4s0। और आपको मैंने बता रखा है कि केवल वही आयंस आपके कलर शो करते हैं जिनमें डी ट्रांजिशन होता है, और डी ट्रांजिशन उन आयंस के अंदर होता है जिनकी डी सबशेल में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर डी ट्रांजिशन होगा और वो आपका कलर शो करेगा। लेकिन अगर किसी आयन में आपको 0 इलेक्ट्रॉन, डी में 0 इलेक्ट्रॉन या डी में 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब या तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है या कंप्लीटली फिल्ड है, तो ऐसे केस में डी ट्रांजिशन नहीं होता है और ऐसे आयन आपके कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी आपका कंप्लीट भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। अब इसके बाद हम टाइटेनियम का लिखेंगे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D2 4s2। अब टाइटेनियम +4 हमको दे रखा है यहाँ पर, Ti+4। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो डी आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जब डी खाली हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तब भी उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता और वो कलरलेस होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपका 27, नेक्स्ट आपको कोबाल्ट दे रखा है 27 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D7 4s2। अब कोबाल्ट का कौन सा आयन दिया है, CO डाई पॉजिटिव आयन दिया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। डाई पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये 0 हो जाएगा, और डी में 7। डी में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डी ट्रांजिशन करेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ डी ट्रांजिशन इस कंडीशन में होता है जब 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कलर शो करेगा डी ट्रांजिशन होने की वजह से। अब नेक्स्ट आपका आयन है Fe26, तो आयरन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, और जिस आयन की वो बात कर रहा है वो Fe+2। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन से 2 निकाल दो, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 0 हो जाएगा, और डी में 6 इलेक्ट्रॉन। डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये आपका डी ट्रांजिशन करेगा और कलर्ड होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा 3rd और 4th, ये
ये आयंस आपके कलर शो करेंगे और थर्ड और फोर्थ किस में आ रहे हैं आपके सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी CH3CH2CHO, ये एल्डिहाइड है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें इन पेयर को डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो देखो बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इसको, इसका दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और ये जो केमिकल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ऐसे कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए करा जाता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, COOH ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब क्या होती है रिएक्शन कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तो एसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर CO2 गैस रिलीज होती है। ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है जो ब्रिक एफरवेंसेस के साथ निकलती है। ठीक है, और साथ में आपका ये कंपाउंड बनता है, सॉल्ट बनेगा आपका और वाटर बनेगा। ठीक है, तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं अगर उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में डालते हैं तो ब्रिक एफरवेंसेस के साथ CO2 गैस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलती है। ठीक है, जबकि हम अगर एल्डिहाइड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो बच्चों वहाँ पर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो आप इस पेयर को सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला टेस्ट क्यों नहीं हो सकता? हिंसबर्ग टेस्ट जो है बच्चों, ये यूज़ करा जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो अब ये एमाइन तो है नहीं बच्चों। अब लुकास टेस्ट किसके लिए यूज़ करा जाता है? ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करा जाता है, इसलिए ये भी यूज़ नहीं कर सकते। अब आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं कर सकते? देखो बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट जो देते हैं जनरली आपके एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, और वो भी कैसे देते हैं? देखो, ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे ये आपका एल्डिहाइड है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये टेस्ट दे देगा, या आपका कोई ऐसा कीटोन हो जिसमें आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, CO ग्रुप से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन आपके आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब इस पेयर में बच्चों आपको एल्डिहाइड दिया है, लेकिन ये एल्डिहाइड आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि CHO से जो ग्रुप लगा हुआ है ये इथाइल ग्रुप है। अगर ये मिथाइल ग्रुप होता तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता, और कार्बोक्सिलिक एसिड कभी बेटा आपके आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। तो मजबूरी ये है कि बच्चों यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड ऐसे हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सुटेबल आंसर होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में आपसे कह रहा है कि मैच द टाइप ऑफ सेल गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर यूज गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, अब इसमें देखिएगा लेड स्टोरेज सेल, इसका यूज़ कहाँ करा जाता है बच्चों? इसका यूज़ करा जाता है इन्वर्टर में, या जो व्हीकल की जो बैटरी होती है उसमें यूज़ करा जाता है। जो मरकरी सेल होती हैं इसका यूज़ करा जाता है हेयरिंग एड्स में यूज़ करा जाता है, या जो आपकी वॉच होती है, रिस्ट वॉच होती है, उसमें यूज़ करा जाता है। तो मरकरी सेल आपका रिस्ट वॉच हो जाएगा। ड्राई सेल का यूज़ करा जाता है आपका जो क्लॉक होती हैं, वॉल क्लॉक होती हैं, या फिर यूज़ करा जाता है ट्रांजिस्टर के अंदर। तो ड्राई सेल जो होगी आपकी ए से मिल जाएगी। फ्यूल सेल का यूज़ कहाँ करा गया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, तो फोर्थ का बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही बैठेगा, लेड स्टोरेज सेल किससे करे था हमने? इन्वर्टर। तो पहले का डी, और पहले का डी इसमें केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 12, वाइल डूइंग quantitative analysis in chemistry lab, Abhishek added yellow color potassium chromate solution into a test tube. He was surprised to see the color of solution changing immediately to orange. He realized that the test tube was not clean and contained a few drops of some liquid. Which of the following substances will be the most likely liquid to be present in the test tube before adding potassium क्रोमेट सॉल्यूशन? ठीक है, ऑप्शन ये दे रखे हैं। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि अभिषेक नाम के एक स्टूडेंट ने टेस्ट ट्यूब के अंदर एक येलो कलर का एक कंपाउंड डाला, पोटेशियम क्रोमेट। ये पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला है बच्चों। पोटेशियम क्रोमेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। जैसे उसने डाला तो वो सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि ये ऑरेंज, ये येलो कलर का कंपाउंड था। जैसे ही टेस्ट ट्यूब में ये डाला गया तो ये ऑरेंज हो गया। ठीक है, फिर उसको बाद में पता चला कि शायद टेस्ट ट्यूब क्लीन नहीं थी, उसके अंदर पहले से कोई केमिकल प्रेजेंट था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर,
जिसकी वजह से कलर ऑरेंज हुआ। वो केमिकल के कांटेक्ट में जैसे ही ये पोटेशियम क्रोमेट आया तो रिएक्शन से ऑरेंज कलर हो गया। तो वो ये पूछ रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में पहले से कौन सा केमिकल प्रेजेंट था, वो आपको बताना है, और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा कि बेटा पोटेशियम क्रोमेट जो होता है वो बता ही दिया है कि येलो कलर का होता है, और जो ऑरेंज कलर के कंपाउंड की बात कर रहा है वो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमेट येलो, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। तो इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही हमने पोटेशियम क्रोमेट को डाला है तो वो कन्वर्ट हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट में कैसे कन्वर्ट होगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, ये आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या करना है, क्रोमियम कितना है बेटा 1, ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 + 1 इनको ही देखना है, केवल इस वाले पार्ट को। कितना है ये 1 और ये 4, तो कितना होगा सम 5। तो आप ध्यान रखिएगा pH 5, मतलब ये कन्वर्जन जो होता है ये तब होता है जब हम सॉल्यूशन का pH 5 रखते हैं। और pH आप जानते हैं अगर 7 से कम होता है तो मीडियम कैसा होता है, एसिडिक। मतलब ये कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब आप एसिड के अंदर पोटेशियम क्रोमेट को डालते हैं। एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्जन पॉसिबल है, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड होना चाहिए। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग और चीज़ मैं बताता हूँ। अगर मान लो ये क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता, कैसे पूछा जाता कि आपसे कहा जाता कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड डाला गया, ऑरेंज कलर का कंपाउंड डाला गया, और डालने पर देखा कि वो ऑरेंज कलर का कंपाउंड आपका येलो कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। येलो कलर के कंपाउंड में मतलब पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। तो टेस्ट ट्यूब में कौन सा केमिकल प्रेजेंट था, मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे केस में फिर से वही ट्रिक लगानी है। यहाँ पर क्रोमियम कितने 2, ऑक्सीजन कितने 7, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा आपका 9, तो pH कितना हो गया 9, और pH 9 किसका होता है, बेस का। इसका मतलब ये कन्वर्जन आपका बेसिक मीडियम में हो सकता है कि अगर आपने ऑरेंज कलर के कंपाउंड को बेस में डाला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर के कंपाउंड में, मतलब पोटेशियम क्रोमेट में। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये पूछा गया था कि भाई येलो कलर के कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में डाला गया और अभिषेक ने देखा कि टेस्ट ट्यूब में ऑरेंज कलर आ गया। ठीक है, तो वो पूछना चाह रहा कि टेस्ट ट्यूब में कौन सा केमिकल प्रेजेंट था, तो बच्चों एसिड होना चाहिए। अब ये मैंने आपको आपकी नोटबुक में कैसे करा रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रिएक्शन करा रखी है, ये आपका क्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन जो येलो कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा बोला था इन्होंने पोटेशियम क्रोमेट बोला था, मैंने बस ये दिखाया रिएक्शन में क्रोमेट आयन। ठीक है ना, CrO4। तो ये एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कल को सोडियम क्रोमेट भी बोल सकता है वो, आज पोटेशियम क्रोमेट बोला है। ऐसी जो डाइक्रोमेट होते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल सकते हो, ये बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हमें क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो एसिडिक मीडियम, और अगर डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो हमें बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी के लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। तो असर्शन रीजन में आपका पहला क्वेश्चन आता है, असर्शन क्या कह रहा है कि फॉर मेजरिंग रेसिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन एन AC सोर्स इज यूज। वो कह रहा है कि आयनिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए हम AC सोर्स का यूज़ करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए DC सोर्स का हम यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर DC करंट आप यूज़ करते हैं आयनिक सॉल्यूशन के रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो ये होता है कि जो आयनिक सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, इसलिए हम बच्चों DC करंट यूज़ नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन में क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ DC सोर्स इज यूज। बिल्कुल सही है, अगर आपने DC करंट यूज़ करा तो जो आयनिक सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और ये जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि आयनिक सॉल्यूशन के रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम AC करंट ही क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर असर्शन रीजन और विद एक्सप्लेनेशन सही है, तो आपका 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दे रखा है असर्शन में, हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि जो हेनरीज कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर घटता है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों हेनरीज कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, जबकि यहाँ पर उल्टा बोल रखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरीज कांस्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो असर्शन तो हो गया बच्चों गलत। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेस। कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ये बात बिल्कुल सही है।
क्योंकि बच्चों इसमें आपको एक रिलेशन याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो बच्चों हेनरीज कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हेनरीज कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। या फिर कभी बेटा हेनरीज कांस्टेंट की बात करी गई कि अगर गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, कम होगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो अभी तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी बच्चों, कम होगी। यही हमारे रीजन में बोला गया है। तो बच्चों असर्शन गलत है, रीजन आपका सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने पर डिक्रीज होती है। बिल्कुल बात सही है बच्चों। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ये एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये एल्काइल ग्रुप आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट, बेटा हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब होता है जो पार्ट पानी को पसंद नहीं करता। तो अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट किसी कंपाउंड में बढ़ता है, इंक्रीज करता है, उसका साइज बढ़ेगा, तो पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है, क्योंकि ये पानी को पसंद नहीं करता। अगर ये बड़ा होगा तो पानी को पसंद नहीं करेगा, पानी को पसंद नहीं करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होने पर एल्डिहाइड और कीटोन की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। एल्डिहाइड्स, रीजन में क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पर रीजन में ये बात नहीं बताई गई कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो सॉल्युबिलिटी है एल्काइल ग्रुप के इंक्रीज होने पर क्यों कम होती है। तो वो कम इसलिए होती है क्योंकि मैंने बता दिया कि एल्काइल ग्रुप जो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। अब लास्ट प्रॉब्लम है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन ऑर्डर। ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट का। देखिए बच्चों, ये एल्काइल हैलाइड है और मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में बता रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको पता है ये आयोडाइड है, ये ब्रोमाइड है, ये क्लोराइड है, फ्लोराइड है। तो आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है बच्चों, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। और फ्लोराइड का मास सबसे कम होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे लिखा है द वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, कि इस ऑर्डर में जो फोर्सेस हैं वो कम होते हैं। अब एक बात बता दूं मैं आपको बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो बच्चों, अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उस कंपाउंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मतलब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर मास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंपैक्ट करता है। जैसे इस कंपाउंड में हम बात करें, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इस कंपाउंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बाकी कंपाउंड से ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और बच्चों जो एल्काइल हैलाइड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। और इसी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को कई बार बेटा वॉन डर वाल फोर्सेस भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है ये वॉन डर वाल फोर्सेस का ही टाइप होता है। वॉन डर फोर्सेस के दो टाइप होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है और लंडन फोर्सेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बात बोली गई है कि जो आपके एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके अंदर वॉन डर वाल फोर्सेस आपके डिक्रीज करते हैं इस मैनर में, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो बेटा मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड होता है, ये भी आपका जो वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फोर्सेस भी बढ़ेंगे, तो फोर्सेस इसमें ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा आ रहा है। तो आप रिलेट करो कि मॉलिक्यूलर मास ने वॉन डर वाल फोर्सेस को इंक्रीज कर दिया और फोर्सेस को इंक्रीज करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये बेटा इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 16 का ए।